Today we will start our unit 2 of the syllabus. Unit our unit 2 is Indian Sales of Goods Act 1930, and we have to study from section 1 till section 64 of the Sales of Goods Act. Indian Sales of Goods Act 1930. Now in our day-to-day business life, why this act is needed to be studied is that once a manufacturer produces a goods or manufactures a goods that needs to be sold, and for that purposes different requirements are there, like how can the goods be sold in case the customer is not paying the amount of the goods sold. In that scenario, what can be done? Or if the goods are lost in transit or goods has not yet been delivered to our destinated customers. So there are lot many different situations that can arise. So this uh, Sale of Goods Act 1930 deals with all those things. So let us start this topic, Sale of Goods Act 1930. Move to the next slide. Let us begin from section 4. So what is section 4? Section 4 is basically talking about sale and agreement to sell. सेल का मतलब होता है कि आपने गुड्स को सेल कर दिया, अब उसमें कुछ बचा नहीं है, वो गुड्स जो है आपने बायर को सेल कर दिया है, सेलर ने गुड्स को बायर को सेल कर दिया, दैट इज सेल. An agreement to sell is that two parties have entered into an agreement for the selling of the goods at a future date or some other date. In this case, in the case of agreement to sell, the possession of the goods has not yet been transferred, or the ownership of the goods has not yet been transferred, but only agreement has taken place. For example, अगर आपको मान लीजिए कहीं पर एक फ्लैट खरीदना हो, तो आप पहले क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट टू सेल को साइन करते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप पैसा चुकाते जाते हैं, उसमें आप इंस्टॉलमेंट देते जाते हैं, उस तरह से जब आप पूरा उसका पैसा पेमेंट कर देते हैं, तब जाकर के आप उस फ्लैट के ओनर बनते हैं. लेकिन उसके पहले क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल. So the contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में क्या होता है, सेलर एग्रीज करता है ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी इन गुड्स, गुड्स का जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर करने के लिए एट ए प्राइस to the buyer. There may be a contract of sale between one part owner and another. जो सेल कर रहे हैं आप, वो या तो पूरा का पूरा गुड्स एक पार्टी को ट्रांसफर हो जाएगा, एक ही पार्टी को सेल करेंगे, या फिर कुछ पार्ट एक पार्टी को या कुछ पार्ट दूसरे पार्टी को. दूसरा पॉइंट है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या हो सकता है, या तो एब्सोल्यूट हो सकता है या कुछ कंडीशंस उसमें हो सकते हैं. Where under a contract of sale, the property in the goods is transferred from the seller to the buyer. The contract is called a sale. उस केस में जब गुड्स पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाता है सेलर से बायर को, तो उसको सेल कहा जाता है. But where the transfer of property in goods is to take place at a future time और future date, लेकिन अगर वो गुड्स ट्रांसफर होगा सेलर से बायर को किसी फ्यूचर डेट पर, और सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस देयर आफ्टर, या कुछ कंडीशंस उसमें है लगे हुए हैं,
टू बी फुलफिल, जो कि कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही ट्रांसफर होगा, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट टू सेल। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल में क्या होता है, वो तुरंत ही ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में तुरंत ट्रांसफर नहीं होता है, कुछ समय के बाद होता है, फ्यूचर डेट में हो सकता है। एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल जो है वो पूरी तरह से सेल हो सकता है कब, व्हेन द टाइम, अगर मान लीजिए ऐसा है कि ये 4 महीने के बाद ये प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा, ऐसा कंडीशन है, तो 4 महीने के बाद वो प्रॉपर्टी सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाएगा। ऑल कंडीशंस आर फुलफिल सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज टू बी ट्रांसफर। या उसका जो भी कंडीशन है कि भाई आप पूरा पार्ट पेमेंट नहीं, आप पूरा का पूरा पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद ही आपको ट्रांसफर होगा, या इस तरह से और भी कुछ कंडीशंस हैं, वो फुलफिल होगा तभी एग्रीमेंट टू सेल होता है। नेक्स्ट स्लाइड। For example, the section may be illustrated by the following examples. पहला एग्जांपल देखते हैं जो कि वुड्स एंड मेनली, जो कि बहुत फेमस केस है, 1839 का है। A agrees to buy a haystack from B on a B's land and liberty to come to B's land to take it away. This is sale and B cannot revoke the license given to A to woo on his land. ए एग्री करता है बाय करने के लिए, क्या बाय करने के लिए, टू बाय अ हेस्टेक फ्रॉम बी ऑन बीज लैंड, बी का लैंड में जो हेस्टेक है उसको बाय करने के लिए एक एग्रीमेंट करता है, विद अ लिबर्टी टू कम ऑन बीज लैंड टू टेक इट अवे। अब वो ये भी लिबर्टी लेता है कि भाई आपके हम लैंड पर आएंगे और उसको ले जाएंगे। सो दिस इज अ सेल व्हेन बी कैन नॉट रिवोक द लाइसेंस गिवन टू ए टू वू ऑन हिज लैंड। लेकिन इस लाइसेंस को वो जो है रिवोक नहीं कर सकता है, मतलब उससे वो वापस नहीं जा सकता है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्रीमेंट बाय ए टू बाय 20 टन्स ऑफ ऑयल फ्रॉम द सेलर्स सिस्टम्स। ए हैज एग्रीड, ए ने एग्रीमेंट किया है कि 20 टन ऑयल का 20 टन जो है वो खरीद लेगा, किससे, सेलर से। द सेलर हैज मेनी सिस्टम्स with more than 20 tons in them। अब उसके पास बहुत सारा सिस्टर्न्स है जिसमें कि 20 टन या उससे ज्यादा का तेल है। दिस इज merely an agreement to sell। अब बहुत सारा में से, बहुत सारा सिस्टर्न में से कौन सा सिस्टर्न से वो 20 टन देगा, तेल देगा, ये तो स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। नाउ एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ a quantity of nitrate of soda to arrive at a certain ship। This is an agreement to sell at a future date subject to the double condition of the arrival of the ship with a specified cargo on board। जब स्पेसिफाइड नहीं है कि किस शिप में वो आएगा नाइट्रेट सोडा, और बहुत सारा शिप में आ रहा है, स्पेसिफाइड नहीं है, तो ही ये क्या हो गया, एग्रीमेंट टू सेल हो गया। अ कस्टमर हु पिक्स अप गुड्स इन अ सेल्फ सर्विस शॉप is merely offering to buy them and the sale is not complete until they are paid for। आप किसी मॉल में विजिट करते हैं और वहां पर बहुत सारा गुड्स लगा हुआ है डिस्प्ले में, आप क्या करते हैं, सेल्फ सर्विस के जरिए एक कुछ भी सामान आप उठा लेते हैं, तो वो क्या हो गया, दैट इज जस्ट ऑफरिंग टू सेल टू द, ऑफरिंग टू सेल टू द बायर। बट उस केस में जब तक आप प्राइस नहीं पे करते हैं उस गुड्स का, तब तक उसको सेल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Now there are certain essential requisites of sale। Let us see what are the essential। In the case of State of Madras versus Gannon, Dunkerley and Company Limited 1958, the Supreme Court has held that according to the law both of England and India, हमारे यहाँ जो भी लॉ है ना, अब देखिए 1958, ये हमारे यहाँ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, 1930, उस टाइम में हमारा देश भी आजाद नहीं हुआ था, तो बहुत सारा लॉ जो है ना अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ है और वो अभी भी चल रहा है। तो इंग्लैंड में और इंडिया में क्या है भाई, इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ सेल इट इज नेसेसरी
that there should be an agreement between the parties for the purpose of transferring title of goods, which of course presupposed capacity to contract. Capacity to contract में क्या है कि गुड्स का जो टाइटल है वो ट्रांसफर होगा एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में, तो तब तक सेल नहीं होगा. In order to constitute a sale, it is necessary that there should be an agreement. तो दोनों पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए. आपको एक बाइक बेचना है किसी को, ए को एक बाइक बेचना है बी को, तो उसके पहले बी से कांटेक्ट होगा. बी से कांटेक्ट होने के बाद उसको उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा कि भाई इसको आपको बेच देंगे, आप 20,000 अभी दीजिए और 2-2 हजार करके आप और दे दीजिए, जितना पैसा बचता है उतना आप दे दीजिए कुछ महीने में, अगर सेकेंड हैंड बाइक है तो ये एक एग्रीमेंट हुआ. देयर इज that it must be supported by money consideration. और ये क्या कंसिडरेशन होना चाहिए, इन काइंड नहीं होना चाहिए, इन कैश और मनी ही होना चाहिए. that as a result of transaction the property must actually pass in the goods. Unless all these elements are present there would be no sale. देखिए प्रॉपर्टी इन गुड्स मतलब हुआ कि उसका टाइटल, गुड्स का टाइटल, मान लीजिए गाड़ी अगर आपके नाम में है तो आप ही उस गाड़ी को बेच सकते हैं, आपके फादर या आपके मदर या आपके ब्रदर कोई दूसरा आदमी नहीं बेच सकता है. ठीक है, और टाइटल जब पास हो जाता है तो उसी को बोलते हैं द प्रॉपर्टी एक्चुअली मस्ट एक्चुअली पास, प्रॉपर्टी हैड पास. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. The essential object of contract of sale is the exchange of property for a money price. अब essential object क्या है contract of sale का, कि exchange of property for a money price, कि आपने पैसा दिया और सामान लिया, तो जब ये पैसा देना और सामान लेना होगा तभी सेल होगा, और पैसा भी जितना कहा गया है उतना पैसा देना होगा, ये नहीं कि पार्ट में दे रहे हैं या आधा दे रहे हैं. There must be a transfer of property or an agreement to transfer it. एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि या तो उसको ट्रांसफर करेंगे या उसी टाइम पर पैसा दिया और प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, दैट इज फ्रॉम सेलर टू द अदर, दैट इज द बायर. So in consideration of payment or a promise to pay to thereof by the buyer thereof, या तो उसी टाइम पर पैसा दे देना चाहिए या फिर फ्यूचर डेट में जो देगा तो उस बारे में एक एग्रीमेंट होना चाहिए. सो बोथ अंडर द कॉमन लॉ एंड द स्टैट्यूट लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स इंग्लैंड एंड इंडिया. सो टू कंस्टिट्यूट अ ट्रांजैक्शन ऑफ सेल देयर शुड बी एन एग्रीमेंट expressed or implied relating to goods to be completed by passing of title in those goods. उस गुड्स का जो टाइटल है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर होना चाहिए और इस बारे में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो एक्सप्रेस हो, ओरल हो, रिटर्न में हो, ठीक है, या इम्प्लाइड हो, इम्प्लाइड कंडीशन हो, लेकिन वो तभी माना जाएगा कंप्लीट जब ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन द गुड्स हैज हैपेंड. इट इज द एसेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट बोथ द एग्रीमेंट एंड द सेल शुड रिलेट टू द सेम सब्जेक्ट मैटर. ये चाहे सेल हो रहा है या एग्रीमेंट टू सेल हो रहा है, दोनों भी चीज एक पर्टिकुलर चीज के बारे में होना चाहिए. ये नहीं कि आप जिस चीज के बारे में सेल करने का बात कर रहे हैं लेकिन सेल करते समय आप कुछ और दे दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए. सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर अ प्राइस इज द लिंचपिन ऑफ द डेफिनेशन. तो लिंचपिन ऑफ द डेफिनेशन क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फॉर अ प्राइस, प्राइस के बदले गुड्स का जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर होना चाहिए, ये मेन बात है डेफिनेशन का. इट इज हाउएवर नॉट एन inevitable rule that the price must be fixed. An allotment of goods among partners on dissolution of partnership is not a sale. मान लीजिए पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर रहे हैं और पार्टनरशिप को आप डिसॉल्व कर दिए, तो डिसॉल्व होने के बाद जो भी गुड्स है उसको अगर बांट रहे हैं आपस में पार्टनर्स, तो वो सेल नहीं हुआ, ठीक है.
वो क्या हुआ, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो गया। सो एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर समथिंग अदर देन मनी इज नॉट अ सेल। जैसे पहले बार्टर सिस्टम में गाय के बदले बकरी दे दो, गाय के बदले अनाज दे दो, तो ये सब सेल नहीं कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था, बार्टर सिस्टम कहा जाता था। तो हमेशा जो है सेल के बदले में प्राइस मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। नाउ एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर समथिंग अदर देन मनी इज नॉट अ सेल। मनी को छोड़ के दूसरा चीज में एक्सचेंज हो रहा है तो वो सेल नहीं होगा। द डिफरेंस बिटवीन अ सेल एंड एन एक्सचेंज इज दैट इन द फॉर्मर द प्राइस इज पेड इन मनी while in the latter it is paid in good by way of barter। बार्टर सिस्टम में क्या था, एक गुड, मान लीजिए आपके पास में गेहूं है, मेरे पास में धान है, तो गेहूं के बदले आपने धान दे दिया, लेकिन वो क्या हो गया, बार्टर सिस्टम हो गया। लेकिन ये जो सेल है, सेल के केस में क्या है, प्राइस इन टर्म्स ऑफ मनी ही होता है और दूसरा चीज नहीं होता है। बट इफ द एक्सचेंज इज मेड पार्टली फॉर गुड्स एंड पार्टली फॉर अ प्राइस द कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोबेबली वन ऑफ अ सेल। लेकिन मान लीजिए कुछ आपके पास गेहूं है, मेरे पास में धान है, और कुछ आपने जो मुझे आपसे गेहूं चाहिए उसके बदले मैंने आपको कुछ धान दे दिया, और कुछ गेहूं के बदले मैंने आपको मनी दे दिया, तो वो सेल होगा। लेकिन किस पार्ट के लिए सेल होगा, जिस पार्ट के लिए मैंने पैसे दिए, जिस पार्ट के लिए मैंने धान दे दिया है अपना गेहूं के बदले, वो सेल नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। An agreement to sell, which is also called an executive contract of sale। ये हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट ये सब कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है। सो एन एग्रीमेंट टू सेल which is also called an executive contract of sale is a contract simply, and it creates only a just in personnence the property in the goods which forms subject matter of the contract remains in the seller। वो जो गुड्स है जिसको सेल करना है उसका जो प्रॉपर्टी है वो सेलर के पास ही रहता है, जो जिसके नाम में वो टाइटल है, किसी दूसरे के नाम में नहीं है। कब तक रहता है, जब तक कि उसका प्राइस पूरी तरह से नहीं पे कर दिया जाता है, तब तक वो सेलर के पास ही रहता है। which forms the subject matter of the contract remains in the seller, so that they may be taken in execution of his debts and belongs on his bankruptcy to his trustee in bankruptcy। bankruptcy के केस में आपके नाम में अगर कुछ है, आपका बिजनेस अगर बैंकरप्ट हो रहा है और बिजनेस के नाम में कुछ है, एसेट्स है या कुछ गुड्स है, और उसको अगर आप दे रहे हैं उसके बदले जो जिससे लोन लिए हैं, तो may be taken in execution of his debts। execution तो डेट के बदले में आप अपना गुड्स दे रहे हैं, and belongs on his bankruptcy to his trustee। ओके, किसका है वो, ट्रस्टी का नाम में है। if they are destroyed the loss will in the absence of excess agreement have to be borne by him। अगर कोई लॉस होता है that has to be borne by him, and a breach of either party of the agreement will normally only give the other party a right to sue for damages। अगर कुछ डैमेज होता है तो उस केस में उस डैमेज के लिए जो अदर पार्टी है आपके ऊपर में सू कर सकता है। सू मतलब केस कर सकता है। सो द टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स बोथ एक्चुअल सेल्स एंड एग्रीमेंट फॉर सेल्स। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में दोनों ही चीज आ जाता है, सेल भी, एक्चुअल सेल्स भी, एंड एग्रीमेंट टू सेल जो है दोनों ही चीज आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। The Supreme Court distinguished these two classes of contract। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को अलग अलग कर दिया है। कैसे कर दिया है? An agreement to sell is a contract pure and simple। agreement to sell क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि प्योर एंड सिंपल है। whereas a sale is a contract plus convenience।
देखिए एन एग्रीमेंट टू सेल क्या है, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अभी सेल नहीं हुआ है। लेकिन जो सेल है, एक्चुअल सेल हो गया, उसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है प्लस कन्वीनियंस भी हो रहा है। कन्वीनियंस मतलब गुड्स, प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर, गुड्स ट्रांसफर भी हो रहा है, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस। सो बाय एन एग्रीमेंट टू सेल अ जस्ट इन परसोनेंस इज caused by a sale a just in rem also is transferred, मतलब कि एग्रीमेंट टू सेल में मतलब ट्रांसफर होगा गुड्स, लेकिन बाद में होगा। where goods have been sold and the buyer makes the fault, the seller may sue for the contract price on account of goods bargained and sold। अगर मान लीजिए कि 1,000 रुपया में कोई सामान बेचने का बात हुआ है और गुड्स हैव बीन सोल्ड एंड द बायर मेक्स द फॉल्ट, और बायर क्या करता है, पैसा पूरा नहीं देता है, 1,000 के बदले वो 700 रुपया देता है, 300 रुपया नहीं देता है, तो सेलर में सू फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेलर क्या कर सकता है भाई, उस केस में बायर के ऊपर केस कर सकता है ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स बार्गेन्ड एंड सोल्ड, इस बात को लेकर के कि गुड्स के बारे में बार्गेनिंग नहीं हुआ था और ये बार्गेन हुआ है और सोल्ड हुआ है, 300 रुपया अभी भी बाकी है। बट when an agreement to buy is broken, लेकिन जब एग्रीमेंट टू बाय, किसी सामान को खरीदने के बारे में एग्रीमेंट ही ब्रोकन है, द सेलर्स नॉर्मल रेमेडी इज एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडिटी डैमेजेस। तो उस केस में सेलर्स के लिए क्या रेमेडी है, जहां पर एग्रीमेंट टू बाय हुआ है और वो ब्रोकन है, तो उस केस में क्या रेमेडी है सेलर के लिए, इज एन एक्शन ऑफ अनलिक्विडिटी डैमेजेस। जो डैमेज अनलिक्विड डैमेज है वो उसका रेमेडी है। इफ एन एग्रीमेंट टू सेल बी ब्रोकन बाय द सेलर, लेकिन एग्रीमेंट टू बाय था, उस केस में ऐसा था कि डैमेजेस के लिए अनलिक्विडिटी डैमेजेस था, लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल अगर ब्रोकन हुआ है, सेलर की तरफ से अगर मैंने जो एग्रीमेंट है वो ब्रोकन हुआ है, तो बाय द सेलर द बायर हैज ओनली अ पर्सनल रेमेडी अगेंस्ट द सेलर। तो उस केस में जो बायर है उस सेलर के खिलाफ पर्सनल लेवल पे ही रेमेडी ले सकता है। द गुड्स आर स्टिल द प्रॉपर्टी ऑफ द सेलर, जब तक सेल पूरी तरह से पैसा ट्रांसफर नहीं होता है और गुड्स ट्रांसफर नहीं होता है, तब तक जो है उसका जो टाइटल है या प्रॉपर्टी ऑफ द गुड्स है, दैट इज स्टिल विद द सेलर एंड ही कैन डिस्पोज ऑफ देम एज ही लाइक्स, और सेलर उसको जैसे चाहे उस तरह से डिस्पोज कर सकता है। बट इफ देयर हैज बीन अ सेल एंड अ सेलर ब्रेक्स हिज एंगेजमेंट टू डिलीवर द गुड्स, लेकिन मान लीजिए इस तरह से एक एग्रीमेंट हुआ है कि सेल का, और सेलर क्या करता है, वो एग्रीमेंट तोड़ देता है एंड हिज एंगेजमेंट टू डिलीवर, और गुड्स को डिलीवर नहीं कर सकता है, और एग्रीमेंट तोड़ देता है और गुड्स को डिलीवर नहीं करता है, तो उस केस में क्या होता है, द बायर हैज नॉट ओनली अ पर्सनल रेमेडी अगेंस्ट द सेलर but also the usual proprietary remedies in respect of the goods themselves। उस केस में बायर जो है सो सेलर को पर्सनल लेवल पे भी केस कर सकता है कि उसने एग्रीमेंट को तोड़ा है, गुड्स को डिलीवर नहीं किया है, और यूजुअल प्रोप्राइटरी रेमेडीज इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुड्स देमसेल्फ, और गुड्स के बारे में भी केस कर सकता है। In many cases, too, he can follow the goods into the hands of third parties. Again, if there be an agreement of sale and the goods are destroyed, the loss as a rule falls on the seller। मान लीजिए एक एग्रीमेंट होता है सेल का, सेल करने के लिए एक एग्रीमेंट होता है एंड द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, और गुड्स जो है सो डिस्ट्रॉय हो जाता है, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है लेकिन गुड्स ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन क्या हो गया, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस में जो लॉस हो रहा है उस सेलर का जिम्मेदारी होगा। while if there has been a sale, लेकिन अगर सेल हो गया है, सेल हो गया मतलब पूरा पैसा मिल गया है, तो उस केस में द लॉस एज ए रूल फॉल्स अपॉन द बायर। उस केस में वो जो लॉस होगा, कुछ भी डिस्ट्रॉय होगा, डैमेज होगा, वो बायर का लायबिलिटी होगा, दो द गुड्स में हैव नेवर कम टू हिज पोजीशन, चाहे वो गुड्स बायर के पास
आया हो या नहीं भी। ये इस तरह का जजमेंट दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, द इंस्टॉलमेंट सप्लाई लिमिटेड वर्सेस एसटीओ अहमदाबाद एंड अदर्स 1974 में दिया था। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए भाई, फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए एक आपको कुछ फॉर्मेलिटी करना पड़ता है जो कि सेक्शन 5 में बताया गया है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स कैसे किया जाता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय और सेल गुड्स फॉर अ प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? एक प्राइस को ऑफर किया जाता है कि भाई मान लीजिए गाय बेचना हो आपको, तो गाय के लिए कोई आदमी होगा जिसको खरीदना है, और वो बोलेगा कि भाई ये गाय हम 50,000 रुपया में आपसे खरीदेंगे, तो उसने ऑफर किया। तो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड बाय एन ऑफर टू बाय, बायर ने एक प्राइस ऑफर किया या सेलर ने एक प्राइस दिया कि हम 50,000 में बेचेंगे, एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ सच प्राइस, और वो प्राइस बायर एंड सेलर दोनों को एक्सेप्ट होना चाहिए। सो कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड फॉर द इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स और इमीडिएट पेमेंट ऑफ द प्राइस और बोथ। तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में? या तो 50,000 दीजिए, गाय ले जाइए, या 50,000 में से कुछ दीजिए, कुछ और पूरा पेमेंट बाद में कीजिएगा, फिर आप ले जाइएगा। तो या तो इमीडिएट डिलीवरी हो जाएगा गाय का, या बाद में होगा, या इंस्टॉलमेंट में होगा, और दैट द डिलीवरी ऑफ पेमेंट्स और बोथ शैल बी पोस्टपोन, या दोनों ही पोस्टपोन होगा कि जब आप पैसा दीजिएगा तब आप पेमेंट होगा। यही तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। उस टाइम पर जो लॉ है, कानून है या उसका प्रोविजन है, वो उसमें एप्लीकेबल होगा। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मे बी इन राइटिंग और बाय द वर्ड ऑफ माउथ। ये लिखित भी हो सकता है या ओरल भी हो सकता है, और मे बी इम्प्लाइड, और मे बी इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है या तो रिटर्न में होगा, या फिर बोल ओरल होगा बोल के, या फिर एक समझा जाएगा कि ये आप भी इंटरेस्टेड है खरीदने में गाय, और कोई बेचने के लिए भी गाय इंटरेस्टेड है, तो ये समझा जाएगा और दोनों में बात हुआ है तो समझा जाएगा कि बेचने वाला भी बेचने के लिए इंटरेस्टेड है, खरीदने वाला खरीदने के लिए इंटरेस्टेड। सो दीज आर द फॉर्मेलिटीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। A statement or conduct inviting the making of an offer, such as by display of goods in a shop, does not by itself bind the shopkeeper to accept the customer's offer even at the price displayed। मान लीजिए आप मॉल में जाते हैं, वहां पे डिस्प्ले में रखा हुआ है कुछ भी सामान, और उसका मान लीजिए कोई ब्यूटी प्रोडक्ट है, उसका लिखा हुआ है 500 रुपीज, वो कुछ फेस वॉश है, XYZ एनीथिंग इज देयर, उसका प्राइस है उतना, और 500 रुपया में है भाई। तो वो एक प्राइस नहीं है, मतलब वो प्राइस है, although it is a price, but it is not inviting unless and until you pick up that goods from the display, display glass, and you pick that goods and pay the price. The formalities of sales does not happen. So statement और conduct inviting, और या conduct कर रहा है the making of an offer, तो उसमें ऑफर तो है, लेकिन सेल्स कब होगा? जब कोई पार्टी गुड्स उठाएगा, उठा करके उसका दाम पे करेगा तभी। Such as by display of goods in a shop does not by itself। सिर्फ वो डिस्प्ले में लगा हुआ है तो उसका मतलब वो कोई भी खरीद सकता है, कोई भी नहीं भी खरीद सकता है, और शॉपकीपर को बाइंड नहीं कर सकता है कि कस्टमर को बेचना ही है। इवन एट द प्राइस डिस्प्लेड और एडवर्टाइज, सच इन्विटेशन टू ट्रीट देयरफॉर डिफर्स फ्रॉम एन ऑफर। ये इस तरह का इन्विटेशन, ये क्या हो गया? इन्विटेशन टू सेल हो गया। इस तरह का जो प्राइस डिस्प्ले रहता है उसको बोलते हैं इन्विटेशन टू सेल, और ये डिफर होता है फ्रॉम ऑफर टू सेल, which is intended to be binding on the person making it and is capable of being accepted without any further negotiation। अब उसमें जो प्राइस टैग लगा हुआ है डिस्प्ले बोर्ड में, डिस्प्ले वाले जगह में, अलमीरा में या जहां भी डिस्प्ले वाले जगह में, तो वो क्या हो गया? सिर्फ एक ऑफर टू सेल है,
और उसमें फर्दर नेगोशिएशन के बिना ही जो प्राइस है उसी पर आपको लेना होगा। Where however the uh, accessibility to goods in intended to an offer capable of acceptance by customers act such as filing the petrol tank of a car, filling the petrol tank of a car from a self-service pump, or choosing itself in a self-service shop, or taking goods intended for sale for an automatic vending machine. The question of obtaining assent does not. बहुत जगह ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन होता है। आप देखिएगा मेट्रोज वगैरह में या जहाँ भी टिकट वेंडिंग, मेट्रो में जाइए या फिर आप जाइए मुंबई वगैरह में, टिकट का मशीन है, उसमें डालिए कॉइन डालिए, आपको ऑटोमेटिक टिकट आ जाएगा 10 रुपए का, प्लेटफॉर्म टिकट या कुछ भी। या कहीं कहीं पर है, आप पैसा डालिए और आपको जो सामान उसमें मिल रहा है वो तुरंत आ जाएगा बाहर। तो उसमें सेलर जो है ना तो किसी तरह का एसेंट दिया है, कॉन्सेंट दिया है, वो ऐसे ही है, वो भी एक सेल है। ठीक है। या सेल्फ सर्विस पेट्रोल पंप में गए, आप जाकर के खुद से तेल भर लिए तो आपको पैसा देना भी आपका काम है, आप अपने से खरीद ले रहे हैं, उसमें सेलर का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड। Now subsection 1 emphasizes the consequential nature of a contract of sale. Subsection 1 बोलता है consequential nature of a contract of sale. The parties may agree to such terms as they think fit. A sale can be complete even without effecting immediate delivery and immediate payment. Sale जो है बिना किसी तरह के immediate delivery के, goods के delivery या immediate payment के भी sale हो सकता है। So in contract of sale, the title and goods passes immediately. तो इस केस में क्या हो जाता है, वो जो गुड्स का जो टाइटल है वो इमीडिएटली पास हो जाता है बायर को ऑन द पेमेंट ऑफ प्राइस। While in an agreement to sale, the title in goods possesses at a future time subject to conditions to be fulfilled. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, टाइटल जो गुड्स का टाइटल है फ्यूचर डेट में पास होगा। However, when the goods are accepted by the buyer and the price is received by the seller, the sale is deemed to be complete. जब प्राइस सेलर के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और बायर के द्वारा गुड्स रिसीव कर लिया जाता है, तब वो सेल माना जाएगा, डीम्ड टू बी कंप्लीट। नेक्स्ट, the conclusion of a contract of sale is sometimes the giving of earnest. This was expressly 8 of the Indian contract of earnest. ये केस है Fry LJ said in however VS Smith now 1884. The practice of giving something होता है ना, मैं आप अर्नेस्ट मतलब आप एडवांस दे दिए, कुछ बिना दे दिए, कुछ एडवांस मनी दे दिए और उसको बुक कर लिए, फ्लैट बुक करने गए 10,000 रुपया दे करके, आप एडमिशन गए लेने किसी कॉलेज में, 10,000 दे करके आप अपना सीट बुक कर लिए। ठीक है, तो देखिए उसी को बोलते हैं अर्नेस्ट मनी। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग समथिंग टू सिग्निफाई द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हाँ, तो उस केस में क्या होता है, मान लीजिए कॉलेज है, उसको भी हो जाएगा कि चलो भाई एक सीट तो बुक हो गया मेरा, और जो स्टूडेंट है उसको भी होगा कि चलो मेरा तो एडमिशन के लिए सीट बुक हो गया है, बाकी पैसा हम इंस्टॉलमेंट में या जैसे धीरे धीरे करके देंगे, तो उस टाइम में भी सेल कंप्लीट हो जाता है। सिग्निफाई द यस समटाइम्स अ सम ऑफ मनी, समटाइम्स अ रिंग। और बहुत देखिए, तो कॉलेज में आप एडमिशन का बात हो गया, बहुत बार क्या होता है कि आप कुछ खरीदने गए, आपके पास पैसा नहीं है, बात की आपके पास रिंग है, सोने का रिंग है, आपने दे दिया कि भाई इसको रख लो, और अदर ऑब्जेक्ट या कुछ और है, गाड़ी है आपके पास, ये रख लो, घड़ी है भाई ये रख लो, समझ लो कि हमने बुक कर दिया, आप रख लो, ऐसा भी होता है। टू बी रीपेड और रीडिलीवर्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और पैसा में जो है, इस घड़ी का जो दाम है इतना है, तुम ये रख लो और बाद का पैसा मैं बाद में दे दूंगा, बाकी पैसा। appears to be of great antiquity and very general prevalence, क्योंकि आदमी के पास उतना पैसा नहीं, आजकल ना हो गया है एटीएम
और ये गूगल पे और ये सब हो गया है, पहले तो नहीं था ये सब। तो लोगों के पास सामान रहता था, लेकिन और नहीं लेगा तो कोई और ले लेगा, तो एक घड़ी दे दिया, कुछ भी अपना रख दिया वहां पे, ये ले लो भाई। इट वॉज फैमिलियर टू द लॉ ऑफ रोम, where the rule was that a defaulting buyer forfeited the earnest money and a defaulting seller was bound to restore it twofold। अब देखिए इस केस में क्या है, अब मैं बताता हूँ। कॉलेज में आपने 10,000 रुपया दे दिया एडमिशन का, भाई ये लो मेरा सीट बुक हो गया, कॉलेज भी आश्वस्त हो गया कि उसका एक सीट बुक हो गया, स्टूडेंट के लिए भी हो गया कि एक सीट हमने अपने लिए रिजर्व कर लिया एडमिशन के लिए। अगर वो स्टूडेंट पैसा नहीं देता है बाद बाकी, या फिर उसका आगे का फॉर्मेलिटीज नहीं करता है, तो वह पैसा जो है वो इस कॉलेज या स्कूल जो है वो पैसा उसको फॉरफीट कर लेगा, मतलब जब्त कर लेगा। और सेलर भी जो है बाउंड टू रिस्टोर इट फोल्ड। ठीक है। नाउ अर्नेस्ट वेदर given in money or not must be something of value really given by the buyer and kept by the seller। तो अर्नेस्ट मनी जो है सो क्या है, वैल्यू मैंने कुछ ऐसा, जैसे मैं रिंग दे दिया या कुछ ऐसा दे दिया या कैश दे दिया कुछ, तो क्या है, वेदर गिवन इन मनी और नॉट, मनी में दिया गया है या नहीं दिया गया है, मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू। लेकिन मान लीजिए रिंग भी दिया, तो रिंग इज अ वैल्यूएबल थिंग, सोना का दिया तो गिवन बाय द बायर एंड केप्ट बाय द सेलर, बायर ने दिया, सेलर ने रख लिया। A mere symbolic ceremony such as one party drawing a coin across the other's hands will not do। लेकिन कोई गया और किसी ने 5 रुपए का सिक्का दे दिया कि भाई ये 5 रुपए का सिक्का रखिए, या 10 रुपए का या 50 रुपए का सिक्का या 1 रुपया का, तो वो सिंबॉलिक, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। और बोलेगा कल को आकर के हमने तो 1 रुपया का दे करके बुक किया था वो सामान के लिए, खरीदूंगा मैं, तो ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा। When a deposit in the nature of earnest is paid for the same or immovable property in India, a vendor by whose default the sale goods goes off must return the sum so paid, but if the default of the purchaser, देखिए अगर, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने बुक कर दिया और उसके बावजूद भी आपने उसको वो सीट नहीं दिया कॉलेज में, या वो किसी ने बुक कर दिया सामान को और उसके बावजूद आपने किसी और को बेच दिया, तो उस केस में जो बायर है वो आपसे वो अपना दिया हुआ पैसा मांग सकता है, और सेलर को देना होगा। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। Now let us see conditions and warranties। Section 11, stipulation as to time। Unless a different intention appears, stipulation as to time of payment are not deemed to be of the essence of a contract of sale, whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract। फॉर एग्जाम्पल्स अभी नीचे हम लोग देखते हैं, देखिए अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन, मैंने सेल हुआ है या एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, लेकिन कुछ अलग इंटेंशन, जो सेलर है उसका भी कुछ इंटेंशन लग रहा है कि भाई ठगने वाला इंटेंशन है, तो अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट आर नॉट डीम्ड टू बी ऑफ द एसेंस ऑफ द, तो उस केस में जो पेमेंट करने का जो टाइम दिया है आर नॉट डीम्ड टू बी द एसेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो वो जो टाइम है ना उसको नहीं माना जाएगा एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। वेदर any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends upon the terms of the contract। इसको एग्जांपल से देखते हैं। Sale of some stacks of oak on the seller's ground upon the terms that they might remain there for 4 months and the buyer should pay within 12 weeks of the contract। कुछ आप खरीदने गए हैं जो कि सेलर्स के ग्राउंड पर है, और वो 4 महीने तक उसी के ग्राउंड पर रहेगा, सेलर के ग्राउंड पर, लेकिन वो जो बायर है उसको आपको पे विद इन 12 वीक्स, जो 12 वीक्स मतलब 3 महीने के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके 3 महीने के अंदर पे भी करना है। द सेलर ऑन एक्सपायरेशन ऑफ, अब देखिए 12 सप्ताह जैसे ही खत्म हुआ, 3 महीना खत्म हो गया,
सेलर ने क्या किया, डिमांड किया प्राइस का, और बायर क्या हो गया, फेल हो गया। सेलर जो है उसके जमीन पर या उसके लैंड पर में है सामान आपका रखा हुआ, और प्रॉमिस करके गए थे आपकी भाई 3 महीना के अंदर दे देंगे। 3 महीना के अंदर आपसे कांटेक्ट किया गया तो आपने वो नहीं दिया, नहीं चुका पाए आप पैसा। तो अब इस केस में क्या करेगा, द बायर आस्क फॉर सम, अब बायर फिर क्या कर रहा है, तो थोड़ा और टाइम मांग रहा है, जो कि सेलर ने रिफ्यूज कर दिया कि भाई और समय आपको नहीं मिलेगा, and said that as the buyer had not paid, he should not have the tax. बायर ने चूंकि पेमेंट नहीं किया 3 सप्ताह के बाद में और टाइम मांग रहा है, तो क्या करेगा, वो रिफ्यूज कर सकता है। द बायर लेटर टेंडर द प्राइस बट द सेलर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट एंड subsequently resold this tax. The buyer was held entitled to recover it and action of ड्रॉवर। तो बायर उस टाइम में जो है कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। ये केस दिया है मार्टिन डेर वर्सेस स्मिथ 1841 में। नाउ सेल ऑफ गुड्स टू बी शिप्ड एंड बिल ऑफ लैडिंग टू बी डेटेड दिसंबर जनवरी। गुड्स वर शिप्ड ऑन 30 जनवरी बट द बिल ऑफ लैडिंग वाज डेटेड 2 फरवरी। द बायर वाज हेल्ड एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट। देखिए गुड्स का सेल हुआ दिसंबर जनवरी का महीना था, ठीक है, और गुड्स को शिप ही किया गया है 30 जनवरी को, और बिल जो है पहुंचा है 2 फरवरी को। तो बायर रिजेक्ट कर दिया, भाई लेट से दिया है। नेक्स्ट स्लाइड। Stipulation as to time of payment, and as punctual payment does not go to the whole consideration of the sale. The failure by the buyer to pay on the appointed day does not, as a rule, entitle the seller to treat the contract as repudiated, though he may be entitled to withhold delivery until the price is paid and to resell the goods if the buyer does not pay or tender the price within a रीजनेबल टाइम। सीधा है भाई, पेमेंट आपको टाइम पर करना होगा, ये नहीं कि आगे पीछे कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली इफ बिफोर सच रीसेल द बायर टेंडर्स द प्राइस even though it be on a date after the date named in the contract, seller cannot, in the absence of a stipulation as to contrary, treat the contract as to end and refuse to allow the buyer to have the goods, and a subsequent resale by him will be tortuous. The time cannot be taken to be the essence of the contract in case where the contract itself does not stipulate the time for payment of the price। अगर पेमेंट करने का टाइम फ्रेम दिया है कुछ, तो उसी टाइम के अंदर पेमेंट करना होगा, दाया बाया नहीं कर सकते हैं आप। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। A stipulation as to time of performance of other terms. As the Act deals with all kinds of contracts of sale and not only with commercial contracts, the enactment as to stipulation as to time other than as to payment of the price is necessarily put in somewhat general language. If a man orders for a suit of clothes, a promise by the tailor that he shall have it by a certain date would not generally speaking certain date, मैंने डेट लेकिन बताया नहीं। आप जो है ऑर्डर दिए हैं सूट ऑफ ए क्लॉथ का टेलर को, एंड टेलर ने प्रॉमिस किया है कि ही शैल हैव, वो बना देगा आपको एट ए सर्टेन डेट, would not generally speaking be of the essence of the contract, though it might be if he was ordering court dress for the purpose of attending a court on a particular day. But in the case of commercial contracts, although occasionally stipulation as to time may not be of the essence, the usual rule is that they are okay. So आप जो है सो देखिए, एक होता है कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स, गुड्स सेल किए बाय किए, लेकिन आप अगर किसी टेलर को देते हैं कोर्ट में जाकर के वकालत करना है, उसके लिए आप जो एक सूट का ऑर्डर दिए हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर डेट पर वो पर्टिकुलर वो वाला सूट पहन के जाना है, और तो ये क्या हो गया, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। इन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स
The computation of the time of performance from a particular date, act or event is prima facie exclusive of the day, act or event and inclusive of the day of performance. जिस डेट को दिया है आपने पर्टिकुलर ऑर्डर, वो डेट छोड़ करके जिस डेट को डिलीवरी होगा वो डेट को काउंट किया जाता है. ऑल्दो दिस प्रिजम्पशन मे बी displaced by a contrary intention appearing from the contract and its surrounding circumstances. Next. Next slide is about waiver of the stipulations. Now stipulation as to time may be waived by the party. Waive मतलब छोड़ देना, ठीक है, waive off कराना, जैसे होता है ना waive off कर दिए तो माफ कर देना या छोड़ देना, ऐसा समझिए. So a stipulation as to time may be waived by the party in whose favor they are inserted either expressly or by implication, and if he does so, he cannot afterwards treat the failure to comply with them by other party as giving a right to rescind the contract, where, however, an initial stipulation making time of the essence of the contract is waived, reasonable notice to make start time again of this essence would give rise to the right rescind. There can, strictly speaking, be no waiver after breach, but to accept goods, though delivered late, is often spoken of a waiver of the right of action which the breach has given. देखिए अगर आपने कुछ टाइम दिया है ना किसी गुड्स डिलीवर करने का या किसी चीज को करने के लिए, तो आपको उस टाइम के अंदर ही करना चाहिए होगा, या नहीं हो रहा है तो रीजनेबल नोटिस एक देना होगा, रीजनेबल टाइम के अंदर में एक रीजनेबल नोटिस देना होगा. ठीक है, यही कहा जा रहा है. नेक्स्ट स्लाइड. Section 12, conditions and warranty. A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject thereof may be a condition or a warranty. Condition हो सकता है और वारंटी. देखिए अभी क्या होता है आजकल हर एक गुड्स में देखिएगा या कुछ भी आप सामान खरीदते हैं वारंटी ही मिलता है, गारंटी तो नहीं मिलता है. भाई पहले था गारंटी, आजकल वारंटी मिलता है. So a stipulation in a contract of sale with reference to goods which are subject thereof may be a condition or a warranty. A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. अब वो कंडीशन जो है वो क्या है, मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए वो कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. तो कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस है ना उसके लिए वो कंडीशन दिया गया है, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइट टू द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिपुडिएटेड. और उसका अगर आप उल्लंघन करते हैं, तोड़ते हैं, ब्रीच करते हैं तो ये राइट देगा पार्टी को टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. और वारंटी, अब कंडीशन होगी, एग्जाम में आता है कंडीशन एंड वारंटी में डिफरेंस. A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract. वारंटी जो है वो क्या है, कोलैटरल है, वारंटी कंडीशन नहीं है. कंडीशन तो है लेकिन वारंटी क्या है, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू क्लेम डैमेजेस. मान लीजिए आपने कुछ एक गीजर खरीदा है, सपोज एक गीजर आपने खरीदा और गीजर में कुछ फॉल्ट आ गया, कंपनी ने बोला कि इतना दिन के अंदर में कुछ होगा, मोबाइल खरीदा कुछ भी खरीदा 6 महीने के अंदर में कुछ होगा भाई, तो ये वारंटी के अंदर कवर होगा और इसको हम डैमेज को कर देंगे. ठीक, तो वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलैटरल टू, कोलैटरल मतलब क्या है, जो सेल कर रहे हैं सेल के साथ में हमारा ये भी एक कंडीशन है, ये भी चीज दे रहे हैं आपको. क्या दे रहे हैं भाई, 6 महीने के अंदर में कुछ गड़बड़ी होगा तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे, इसको हम ठीक कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट. लेकिन वो जो गड़बड़ी होना चाहिए ये नहीं कि आप उसको लेके पटक दिए, उसको लेके तोड़ दिए, उस पर डंडा से मारे, ऐसा नहीं होना चाहिए. नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें. सो वारंटी इज स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच, अगर उस
वारंटी का जो कंडीशन है उसको तोड़ता है, सेलर gives rise to claim the damages but not to right to reject the goods and treat the contract. तो उस टाइम पे जो बायर है वो क्या करेगा, जो उसको डैमेज हुआ है उस डैमेज को ही क्लेम कर सकता है सेलर से, ना कि उस गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। Whether a stipulation in a contract of sale is a condition or warranty depends on each case on the construction of the contract. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो कंडीशन है या फिर वो वारंटी है, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर है, कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। अ स्टिपुलेशन मे बी अ कंडीशन दो कॉल्ड अ वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। स्टिपुलेशन जो क्या हो सकता है, एक कंडीशन भी हो सकता है लेकिन उसको वारंटी कहा जाता है। तो ये हमने क्या क्या पढ़ा भाई, कंडीशंस एंड वारंटीज पढ़ा, एक्सप्रेस कंडीशंस पढ़ा, एक्सप्रेस वारंटीज पढ़ा, रिप्रेजेंटेशंस पढ़ा, इम्प्लाइड कंडीशंस पढ़ा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। Conditions and warranties. This section is in effect an additional definition or interpretation section and supplies a want long felt in India. At the time when the Contract Act was passed, the phrase warranty had been and used with several different meanings and shades and meaning, and the difficulty had been increased by some of those meanings, overlapping some of the meanings of the word condition. The Contract Act used the word warranty in this ambiguous sense and did not define it. The result was that the courts had to decide on the construction of each section whether the word warranty was used in the strict sense of English law as it was. The present act avoids this confusion and uses the words condition and warranty and it draws a distinction. पहले क्या था भाई, कंडीशन एंड वारंटी में कंफ्यूजन होता था, फिर कोर्ट ने उसको डिसाइड किया इंडिया में और इंग्लिश लॉ में भी, और अभी जो है दोनों में अंतर कर दिया है। नेक्स्ट स्लाइड। एक्सप्रेस कंडीशंस देखते हैं, एक्सप्रेस कंडीशंस क्या है। द पार्टीज इफ दे विश दे मे पुट कंटेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट और प्रॉमिस। अगर पार्टी चाहे तो उसका जो है मे पुट कंटेंट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट, कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बारे में, कुछ कंटेंट्स के बारे में वो लिख सकता है उसमें, और प्रॉमिस which passes between them on the same footing। अभी देखिए, आपको कुछ मान लीजिए आप मॉल बना रहे हैं, बड़ा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, मॉल बना रहे हैं, ब्रिज बना, कुछ ऐसा चीज बना रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व है, फ्लैट्स बना रहे हैं। ठीक है, तो फ्लैट्स में आप जैसे आप वो लिफ्ट आप खरीद रहे हैं जो मैन्युफैक्चरर है उससे, या आप स्टेशन वगैरह पे या एयरपोर्ट पे या मॉल में आपको एस्केलेटर वगैरह आप खरीद के लगा रहे हैं जो कि बहुत हैवी दाम का आता है और आप ह्यूज डिमांड कर रहे हैं। तो एक होता है कि सेलर का भाई टर्म्स एंड कंडीशन है, और एक होता है बायर। तो बायर भी उसमें जो है, क्योंकि उसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है या कुछ गड़बड़ी है, तो आप अपने हिसाब से भी डिक्टेट कर सकते हैं कि भाई आपका तो ये सब टर्म्स एंड कंडीशन है, लेकिन उसमें मेरा भी टर्म्स एंड कंडीशन ये सब है, ये सब मानिए तभी हम आपको खरीदेंगे। So the parties, if they wish, may put the contents of any particular statement or promise which passes between them on the same footing as the description of the thing contracted for, so that if it is not made good by the party undertaking it, the failure is deemed to be a total failure of the performance। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का जो परफॉर्मेंस है सेल का वो नहीं हो पाएगा, टोटली फेलियर हो पाएगा, and the other is at least wholly discharged and may in addition recover damages for such failure of performance।
और डैमेज के लिए वो हकदार हो जाएगा डैमेज को रिकवर करने के लिए. दिस इज अ कंडीशन ऑफ द प्रॉपर सेंस, इन द प्रॉपर सेंस एज डिफाइंड अंडर सबसेक्शन 2. In the usual sense, the condition means an essential undertaking. Usual sense में क्या होता है? Condition का मतलब एक undertaking होता है, जो आवश्यक undertaking है in the contract, which one party promises will be made good. ठीक है, और उस promise को किया जाएगा, ये कहा जाता है. If it is not made good, अगर वो नहीं किया जाता है, not only will the other party be entitled to repudiate the contract, but also to sue for the damages of the breach. तो नहीं किया जाता है, अगर उसको परफॉर्म डैमेज को नहीं ठीक किया जाता है, तो जो बायर है जो या जो अदर पार्टी है, वो जो सेलर है या जो दूसरा पार्टी है उसके ऊपर में सू कर सकता है डैमेज के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर सकता है. एक्सप्रेस, नेक्स्ट स्लाइड. Express warranties. There may also be, and there occur in common practice, auxiliary promise or undertakings of which the breach is not intended to avoid the contract, but only to give a remedy. Just a minute. Only to give a remedy in damages. These are warranties in the proper sense as defined in subsection 3. A condition of sale, condition of sale, sell करने के लिए condition है, होता है कि हमारा गुड्स ये है, ये इसका यूएसपी है, ये फीचर है, इस कंडीशन पर हम आपको बेच सकते हैं, या इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो इतना में दे रहे हैं, ये सब कंडीशन होता है. प्रोटेक्टिंग अ सेलर इन रिस्पेक्ट ऑफ मिस डिस्क्रिप्शन, तो वो क्या है? प्रोटेक्ट करता है किसको? सेलर को मिस डिस्क्रिप्शन से. मे बी ओवररिडन बाय अ वारंटी गिवन बिफोर द सेल टेक्स प्लेस एंड डैमेजेस मे बी रिकवर्ड फॉर ब्रीच ऑफ द वारंटी. वेदर अ statement is to be regarded as a warranty must be objectively ascertained by asking whether adopting the standard of a reasonable man, the other party assumed that the representative was to be regarded as undertaking legal liability for the assertions. The importance of the statement, the relative knowledge and means of knowledge of the parties, and the possibility of verification are the relevant factors which would indicate whether the statement is warranty. Thus, statement may be warranties when made by the dealers. Statement may be warranties, जब वो स्टेटमेंट जब डीलर के द्वारा दिया जाता है तो क्या वारंटी हो सकता है, दो they would not be warranties if made by the private sellers. डीलर के द्वारा दिया जाता है तो वारंटी हो सकता है, लेकिन प्राइवेटली अगर कोई सेल कर रहा है प्राइवेट पार्टी तो वो नहीं होगा. फॉर द डीलर्स may be in possession of special knowledge, क्योंकि डीलर के पास में स्पेशल नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, एंड मीन्स ऑफ, और उसके पास इंफॉर्मेशन, और कंपनी ने भी उसको ऑथराइज किया हुआ है. नॉट अवेलेबल टू ऑर्डिनरी पर्सन, जो कि सामान्य जो लोग बेचते हैं उसके पास में वो नहीं है. सो विद दिस वी आर एंडिंग टुडेज सेशन. टुमारो वी विल कंटिन्यू फॉर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक ऑफ दिस यूनिट. थैंक यू.